हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू टाइम मेक्स मनी। टाइम मेक्स मनी में स्वागत है। आज हम लोग बैलेंस शीट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि बैलेंस शीट कंपनी का कैसे हम लोग देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट समझेंगे। हर कंपनी अपना अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालती है, हर क्वार्टर में निकालती है। तो इस चीज़ को सबसे इम्पोर्टेंट ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि आखिर फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना बहुत ज़रूरी रहता है। वॉरेन बफेट बोलते हैं कि unless you are willing to put in the effort to learn accounting, how to read and interpret financial statements, you really should not select stocks yourself। बिना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़े हुए आप लोगों को किसी भी स्टॉक्स को सेलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपनी कितने कर्जे में है, कंपनी के पास क्या एसेट्स है, कंपनी के पास कितने सारी लायबिलिटीज़ हैं, इन सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के लॉसेज होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक मार्केट के ट्रेंड में जा कर के प्रॉफिट लेना चाहते हैं और ये नहीं देखते हैं कि कंपनी के क्या फंडामेंटल्स है, क्या वाकई कंपनी का जो ग्रोथ हो रहा है, शेयर्स के प्राइस हाइक हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो क्या कंपनी वाकई स्ट्रांग है कि नहीं। तो वॉरेन बफेट इसलिए बोलते हैं कि बिना आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखे हुए मत कीजिए। तो चलिए हम लोग आज समझेंगे बैलेंस शीट। हर कंपनी अपना अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर क्वार्टर में निकालती है। एक क्वार्टर में आपके रिजल्ट्स निकालती है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 में। एक क्वार्टर में 1/4, एक साल में 12 मंथ्स होते हैं और एक क्वार्टर इज इक्वल टू 12/4 इज इक्वल टू 3 मंथ्स, यानी कि 3 मंथ्स के एक एक क्वार्टर्स होते हैं। एक क्वार्टर, एक साल में 4 क्वार्टर्स टोटल हुए हैं, एक फाइनेंशियल ईयर में टोटल 4 क्वार्टर हुए हैं। तो 1 अप्रैल से 30 जून तक क्वार्टर 1, 1 जुलाई से 30 सितंबर तक क्वार्टर 2, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक क्वार्टर 3, 1 जनवरी से 31 मार्च तक क्वार्टर 4। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज और एसेट्स सब चीज़ मेंशन्स रहते हैं कि कंपनी के कितने सारे एसेट्स हैं और कंपनी के कितने सारे लायबिलिटीज़ हैं। अगर आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं तो आप लोग एक बहुत अच्छा स्टॉक को सेलेक्ट करके आप लोग अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आखिर एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या डिफरेंस है। तो कंपनी के पास जो भी है वो कंपनी के एसेट्स हैं और कंपनी पे जितने सारे लोन्स हैं, कर्जे हैं, वो सारे कंपनी के लायबिलिटीज हो गए। अब मान लीजिए कि कंपनी ने बैंक से 2 करोड़ का लोन लिया और उस 2 करोड़ से कंपनी ने 1 करोड़ के फैक्ट्री बनाए, 50 लाख की गाड़ी खरीदे, 30 लाख का एफडी किया, 20 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो ये जितने सारे बैंक से लोन लिया कंपनी ने और जो फैक्ट्री बनाए, जो कार खरीदी, जो इन्वेस्टमेंट्स किया, वो सारे कंपनी के एसेट्स हो गए। और जो लोन बैंक से उन्होंने कंपनी ने लिया, वो कंपनी के जो लोन हो गए, बैंक का लोन हो गया, वो आपके लायबिलिटीज हो गए। आपके कार हो गए, आपके बिल्डिंग हो गए, वो एसेट्स हो गए, और कंपनी के जो लोन के EMI हो गए, वो सारे लायबिलिटीज हो गए। तो इसी चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि बैलेंस शीट में हम लोग किस टाइप से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, बैलेंस शीट पढ़ने के लिए आपको मनी कंट्रोल एप्लीकेशन ऐप ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद आप लोगों को ऊपर में यहाँ पर आप लोगों को सर्च करना होगा। यहाँ पे आप लोग सर्च कीजिएगा कि जिस कंपनी का आपको सर्च करना है। जैसे हमको लुपिन का ओपन करना है तो हमने यहाँ पे लुपिन का ओपन कर लिया। और उसके बाद अगर हम लोग को फाइनेंशियल्स इसका चेक करना है तो हम लोग यहाँ पे नीचे जाएंगे और फाइनेंशियल्स इसका देखेंगे लुपिन का। तो फाइनेंशियल्स के लिए यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल्स पे हमने क्लिक किया। जैसे ही हमने क्लिक किया, यहाँ देखिए बैलेंस शीट आ गया, हमने बैलेंस शीट पे क्लिक कर दिया और कंपनी के यहाँ पे बैलेंस शीट ल्यूपिन के आ जाएंगे। जितने सारे बैलेंस शीट में हमको डिटेल्स चाहिए वो सारे डिटेल्स यहाँ आ जाएंगे। तो स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड, ये 2 चीज़ यहाँ पर आता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिस चीज़ को हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी रहता है कि आखिर स्टैंड अलोन क्या होता है और कंसोलिडेटेड क्या रहता है। देखिए, कंसोलिडेट और स्टैंड अलोन का डिफरेंस क्या होता है। जैसे मान के चलिए कि L&T कंपनी है एक, L&T कंपनी के काफ़ी सारे सब्सिडाइजरीज है, जैसे L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज है, L&T इन्फोटेक है, ये जितने सारी है वो कंपनी के L&T के सब्सिडाइरीज हैं। ठीक है, कंपनी का जो कोर बिजनेस होता है, जो मेन बिजनेस होता है, वो स्टैंड अलोन बिजनेस जो होता है वो आपका हो गया स्टैंड अलोन की कंपनी कितने सारे। ठीक है, जितने सारे सब्सिडाइज हैं उस सबको इंक्लूड करके जितने सारे प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आते हैं वो आपका निकल करके आता है, उसको हम लोग कंसोलिडेट बोलते हैं। अगर आप लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो आप लोगों को पता है कि आप लोग के पास एक कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट आते हैं, CAS स्टेटमेंट हमेशा मेल ID पे हर मंथ पे आते हैं, जहाँ पे जितने सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं आपके वहाँ पे एक टोटल दिखाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि कंसोलिडेटेड का मतलब हो गया कि जितने सारे इन्वेस्टमेंट है, जितने सारे कंपनीज ने कहाँ कहाँ कितने सारे सब्सिडाइरीज हैं, उस सब का एक
एक रिजल्ट वहाँ पे कंपनी शो करती है। और स्टैंड अलोन के मतलब हो गया कि जैसे आपने म्यूचुअल फंड्स में एल में इन्वेस्टमेंट किया है तो एल का एक अलग स्टेटमेंट आपका निकल के आता है, यूटीआई में इन्वेस्टमेंट आपने किया है तो यूटीआई का अलग निकल के आता है। बट सीएएस स्टेटमेंट आता है, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट आता है, जिसमें आपका एल यूटीआई, आदित्य बिरला, आपका फ्रैंकलिन, रिलायंस, निपॉन, जहाँ जहाँ आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो सारे डिटेल्स एक जगह पे आप लोगों का निकल के आते हैं। उसको हम लोग कंसोलिडेटेड बोलते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे बैलेंस शीट क्या होता है। बैलेंस शीट में सबसे पहला टर्म आता है यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड्स का मतलब हो गया कि जो भी शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उस कंपनी में, वो शेयर होल्डर्स के जो पैसे हो गए वो शेयर होल्डर्स फंड्स में आ गए। और ये लाइबिलिटीज होती हैं कंपनी के। शेयर होल्डर्स फंड्स जितने सारे कंपनी के पास होते हैं वो कंपनी शेयर होल्डर से आया पैसा वो एक कंपनी के लिए लाइबिलिटीज होता है। और अब हम लोग समझेंगे यहाँ पर नॉन करेंट लाइबिलिटीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। उसके पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या होता है। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गया कि कंपनी जो भी डिविडेंड देती है, डिविडेंड देने के बाद का जो प्रॉफिट्स होते हैं वो आपके हो जाते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस में आ जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का मतलब हो गया कि मोर देन 1 साल का, 1 साल से ज़्यादा का लोन अगर कंपनी ने ले रखा है वो आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ गए। दूसरा टर्म आता है डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज जो पहले से कंपनी पे नहीं किया, अगर कंपनी के पास पहले से काफ़ी सारे डेट है, काफ़ी सारे लोन्स है, उसको कंपनी ने पे नहीं किया बट वो फ्यूचर में पे करेगी, तो इसको हम लोग डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ में रखते हैं। और अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हो गए, जैसे कंपनी का रेंट हो गया, कंपनी का सिक्योरिटी हो गया, ये सारी चीज़ अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में हो गया। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में क्या होता है। देखिए लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में आप लोग जानते हैं कि हर कंपनी ऑफर करती है वारंटी और गारंटी दोनों। तो कंपनी को ये नहीं पता रहता है कि कितने सारे प्रोडक्ट्स वापस आएंगे उसके पास वारंटी के लिए या गारंटी के लिए। तो कंपनी एक एस्टिमेटेड अपने टाइप से एक बना के चलती है फ्यूचर लाइबिलिटी के लिए, जिसका 1 साल से ज़्यादा तक का हो सकता है, उसके लिए कंपनी बना के चलती है। उसमें लॉन्ग टर्म प्रोविजन आते हैं जिसमें वारंटी और गारंटी को इंक्लूड करती है। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टोटल नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में। उसके बाद हम लोग करंट लाइबिलिटीज़ अब हम लोग समझेंगे। देखिए करंट लाइबिलिटीज़, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में हमने समझा कि मोर देन 1 साल का जो लोन हो गया कंपनी का वो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि करंट लाइबिलिटीज़ मतलब वैसे लाइबिलिटीज जो 1 साल के अंदर कंपनी को पेमेंट करना है। और उसमें आते हैं शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आ गए, ट्रेड पेबल्स आ गए। ट्रेड पेबल्स का मतलब हो गया कि जैसे कि बिल रेडी है, कई बार कंपनी ट्रेड करती है बट पेमेंट एट द टाइम नहीं करती है, बिल्स बना लेती है जिसको आगे पे करती है, जिसको 1 साल के अंदर पे कर देती है कंपनी, तो इसको हम लोग ट्रेड पेबल्स में डालते हैं। उसके बाद अदर करंट लाइबिलिटीज आ गए, जो जितने सारे लाइबिलिटीज जिसको ऊपर में कवर नहीं किया गया है, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट हो गए, वैसे डिविडेंड जिसको क्लेम नहीं किया है, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट और अनक्लेम डिविडेंड्स को हम लोग अदर करंट लाइबिलिटीज में डालते हैं। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे एसेट्स के बारे में। तो हमने ऑलरेडी बताया कि कंपनी के पास जो कुछ भी है कंपनी के पास फैक्ट्री है, इन्वेस्टमेंट है, वो सारे एसेट्स आ गए। नॉन करंट एसेट्स में भी आप लोगों के वही चीज़ हो गया, जैसे हमने नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में देखा कि लॉन्ग टर्म मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा तक का जिसके पास कंपनी के पास एसेट्स है वो नॉन करंट एसेट्स में आ जाएंगे। फिर टेंजिबल एसेट्स जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे फैक्ट्री हो गए, मशीन्स हो गए, ये सारे आपके टेंजिबल एसेट्स में आते हैं। फिर उसके बाद आता है इंटेंजिबल एसेट्स, जैसे कंपनी के का पेटेंट्स होता है, काफ़ी सारा हार्डवेयर्स होते हैं जिसको कंपनी यूज़ करती है, फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, ये आपका इंटेंजिबल एसेट्स हो गए। फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब कि कंपनी ने खर्चा तो कर दिया है, पैसे तो पूरा दे दिया है, बट कंपनी का काम अभी पूरा प्रोसेस में है, कंपनी अभी पूरा नहीं की है, काम अभी प्रोसेस में है, बट उसका एक्सपेंडिचर हो चुका है ऑलरेडी, तो इसको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फिक्स्ड एसेट्स में। अगर हम लोग देखा जाए यहाँ पे एसेट्स में अगर देखा जाए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है यहाँ पर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसको जैसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बॉन्ड ले रखा है, डिवेंचर्स ले रखा है, तो कंपनी के पास जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आपके नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स में आ जाएंगे। फिर लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए, लॉन्ग टर्म एडवांसेज हो गए, जैसे सप्लाइड्स
अगर उसमें काम कर रही है तो कई बार सप्लायर्स एडवांस में पैसा लेती है, कंपनी लोन ले लेती है, तो इस चीज़ को हम लोग लॉन्ग टर्म लोन्स और एडवांसेज में डालते हैं। उसके बाद आता है अदर नॉन करेंट एसेट, जितने सारे ऊपर में मेंशन नहीं किए गए, जैसे एफडी का इंटरेस्ट रेट जो कंपनी के पास आ रहा है, जैसे कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है कहीं भी, तो उस कंपनी को अगर इंटरेस्ट मिल रहा है वहाँ से, तो उस चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया जाता है अदर नॉन करेंट एसेट्स में। और उसके अलावा जितने सारे एसेट्स का जिसको हम लोगों ने ऊपर में मेंशन नहीं किया है, वो सारे अदर नॉन करेंट एसेट्स में आ जाते हैं। फिर उसके बाद आता है करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स मतलब डे टू डे एक्सपेंसेस, कंपनी का डेली का जो खर्चा होता है। जितनी सारी कंपनी होती है जिसका एक साल का लेस देन 1 ईयर का डेटा निकलता है कि एक साल में कंपनी का कितना खर्चा है, तो डेली एक्सपेंसेस को कंपनी लोग का करेंट एसेट्स में डालती है। करंट इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है। और इन्वेंटरीज क्या हो गए, इन्वेंटरीज हो गए जो रॉ मटेरियल्स हो गए, चाहे फिर ऐसे वो काम जो कि प्रोसेस में है, अभी वर्क इन प्रोसेस है, फिनिश्ड गुड्स। और पेमेंट ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब क्या हो गया कि जब पेमेंट का समय मिलता है तो वो वापस आता है, एक पेमेंट का डेट फिक्स होता है, उस पेमेंट का डेट पे कंपनी को जब पैसा वापस मिलता है तो वो सारे करंट एसेट्स में आ जाते हैं। कई बार कंपनी अपना सामान सेल कर देती है बट एट द टाइम पैसा नहीं मिलता है, तो उस चीज़ को हम लोग इसमें डाल देते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स में। कैश एंड इक्विवेलेंट, कैश एंड इक्विवेलेंट में आखिर होता क्या है? कैश एंड इक्विवेलेंट को मतलब हो गया कि जिसको कैश में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज क्या हो गए? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज हो गए कि एम्प्लॉय और वेंडर को दिया गया लोन या एडवांस। हर कंपनी एम्प्लॉयर को एडवांस भी देती है, लोन भी देती है, तो ये सारी चीज़ को पहले से मेंशन करके रखती है कि एक साल के अंदर जिसके वेंडर जिस एम्प्लॉय ने पैसे लिए हैं तो उन लोगों का सारा डेटा यहाँ पे मेंशन करके इसमें रखती है। और चलिए आज के बेट में हम लोगों ने तो ये समझ लिया कि बैलेंस शीट क्या होता है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि कंपनी का हमेशा हर कंपनी अपना अपना डिविडेंड डिक्लेयर करती है, फंड रेज करती है। तो इसमें हम लोगों ने आज के वीडियो में पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा कि बैलेंस शीट में क्या लायबिलिटीज़ होते हैं और एसेट्स क्या होते हैं। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे देखा जाता है। अगर आप लोगों को टाइम मेक्स मनी की वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को आसानी से मिल जाए। तब तक जुड़े रहिए टाइम मेक्स मनी से, क्योंकि उस समय ही पैसा बनाता है।